नमस्ते बच्चों, मेरा नाम आकाश नागर है और आज की आपकी वीडियो है 11th क्लास फिज़िक्स, जिसके 3 पार्ट हम बना चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि फिज़िक्स पढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें जाननी हैं जिससे आप फिज़िक्स को समझ पाएँ। उसमें बेसिकली चल रहे हैं आपके कैलकुलस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कैलकुलस के कुछ फॉर्मूले मैंने पिछले तीसरे पार्ट में लिखा दिए थे 14 तक। उसके आगे के जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं स्क्रीन पे। ये पार्ट 4 है इसका। तो जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो ये चेक कर लेंगे पहले कि उन्होंने 1, 2 और 3 पार्ट देख लिए हैं। उसके बाद आएंगे इस पार्ट 4 पे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड देखेंगे, फिर इस पार्ट पे आएंगे, वरना उनको कुछ सही से समझ में नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूले हैं आपकी स्क्रीन पे, आप इनको यहीं से उतार सकते हैं। आपने 14 तक लिख लिए थे पिछले उसमें, अब उससे आगे के हैं। आप वीडियो पॉज करेंगे, फॉर्मूले उतारेंगे और फिर आगे वीडियो को बढ़ा के देखेंगे। तो ये मैंने लिख दिए हैं पहले। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 6 फॉर्मूले और हैं और इसके अंदर जो है ये 6 क्या बेसिकली 3 ही है, क्योंकि जब साइन, जैसे ये पहला फॉर्मूला है d/dx साइन इनवर्स x, इसका है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोस इनवर्स x के अंदर सिर्फ माइनस ऐड हुआ है, यानी ये प्लस का था, ये माइनस का है, बाकी सब वही है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली फॉर्मूले 3 ही हैं। साइन का उल्टा कोस में हो जाता है, उल्टा मतलब माइनस, मेरा कहने का मतलब माइनस। टेन इनवर्स एक्स है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो कोट इनवर्स एक्स है माइनस का 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कोसेक इनवर्स एक्स है माइनस का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कुल मिला के ये सब साइन, टेन और सेक, ये 3 हैं जो आपको याद करने हैं। बाकी कोस, कोट और कोसेक में इसको ही माइनस में हम लिख देंगे। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि इतने सारे 20 फॉर्मूले, तो आपका फिजिक्स शुरू भी नहीं हुई है, अभी आ गए हैं और आगे न जाने फिजिक्स में कितने फॉर्मूले होंगे जो हमें याद करने पड़ेंगे। देखने में भी आपको ऐसे लग रहे होंगे कि याद कैसे होंगे, हो भी पाएंगे कि नहीं। तो ये आसानी से याद हो जाएंगे जब आपके धीरे धीरे यूज़ में आएंगे, जब आपको इनकी प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे याद होने लगेंगे। और मैक्सिमम फॉर्मूले यही हैं जो मैथ वाले हैं, बाकी तो अपने फिजिक्स के होते हैं थोड़ी बहुत जो लगते हैं। तो मैथ के फॉर्मूले यही हैं, इसमें से भी सारे तो यूज़ नहीं होते हर जगह। इनमें से कुछ हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, कुछ हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं। तो लेकिन आपको फिर भी पता होनी चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो सवाल उनमें से आ जाएँ जो कम यूज़ होते हैं, वो कुछ नहीं पता चलता बोर्ड के अंदर। हालांकि 11th में आपका बोर्ड नहीं है, 12th में बोर्ड है, लेकिन 12th में सिलेबस 11th से ही रिलेटेड आता है। 11th का अगर आपने समझा होगा तभी आप 12th को समझ पाएंगे, वरना 12th को बिल्कुल भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इसीलिए मेन फोकस यही है कि आपका बेस थोड़ा क्लियर हो। मैंने काफ़ी हद तक डिटेल में, वरना ये अगर मैं वीडियो शुरू करता, ये जो आज चौथा पार्ट बन रहा है, इस शुरू के जो 3 पार्ट थे वो तीनों ख़त्म करके मैं सीधे फॉर्मूले लिखाता और सीधे आगे हम चलते पहले चैप्टर पे। लेकिन वो सब समझाने के लिए ये कैलकुलस कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्यों ये फॉर्मूले हैं, ये सब समझाने के लिए इसके आज चौथा पार्ट बन रहा है। इसमें भी अभी यही चलेगी, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगी, जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ कैलकुलस इस वजह से यूज़ होती है, इसका ये उपयोग है, जब तक ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आगे आप नहीं पढ़ पाएंगे और समझ में आपको ठीक से नहीं आ पाएगा। तो ये फॉर्मूले स्क्रीन पर हैं, ये आप वीडियो रोक के उतार लेंगे कॉपी के अंदर, उसके बाद आप वीडियो को चला देंगे आगे। तो खैर मैंने ये दिखा दिए आपको फॉर्मूले। अब हम चलते हैं इससे थोड़ा आगे। तो यहाँ तक फॉर्मूले होते हुए अब थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज़ करूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए कि पहले हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़े थे चर, वेरिएबल, है ना। ये कैसे स्वतंत्र और आश्रित, स्वतंत्र और आश्रित। तो स्वतंत्र कैसे थे, इसको ज़्यादातर हम लिखते हैं मैथ की भाषा में। अगर मैं बात करूँ तो एक्स, टी वगैरह, मतलब इन चीज़ों से लिख देते हैं। आश्रित को वाई से लिख लेते हैं मैथ के हिसाब से। तो इसी हिसाब से हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर y बराबर 2x + 5 है, तो इसमें y क्या है, आश्रित, और x क्या है, स्वतंत्र। कैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, यानी 1, 2, 3। x की वैल्यू के हिसाब से y की वैल्यू चेंज होगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की क्या होगी, 2 × 1 + 5 = 7। अगर 2 है तो होगी 2 × 2 + 5 = 9। ऐसे ही करके 3 पे चेंज होगी, 5 पे। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको फलन। तो ये हो गया फलन या फंक्शन। अब फलन क्या होता है, इसको हम नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं y = f(x).
यहाँ पे f क्या है, फंक्शन। और ये क्या हो सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। y बराबर अगर साइन x है तो साइन क्या है, फलन। y बराबर e की पावर x है तो e क्या है, फलन। y बराबर मान लो log x है, मान लीजिए log x है तो ये क्या है, ये भी फलन है। y बराबर स्क्वायर ऑफ x, इसको ऐसे भी लिखते हैं, वैसे नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, और मैं समझाने के लिए स्क्वायर क्या है यहाँ पे, फलन। तो ये क्या बताता है कि ये बताता है कि y जो है किस तरह से आश्रित करता है x के ऊपर। अब जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया y इज इक्वल टू, ये जो हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 का, एक तो ये हो गया। एक हम ले सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मान लो हमने x के मान ले लिए 1 2 3 एट्सेट्रा, है ना, कुछ भी। तो अगर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या आएगी 2 इंटू 1 प्लस 5 यानी कि 7। अगर मैं 2 रखूँ तो यहाँ पे क्या आएगी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या आएगी 2 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि 9। y यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 5 यानी कि 11। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू चेंज हो रही है, ये वाली और ये वाली जो चेंज हो रही है, या इसको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये वाली और इसको मिटा देते हैं यहाँ से, और ये वाली। तो अगर आप देखेंगे तो इस वाले हिस्से में ये वाला जो फलन है, इसमें y की वैल्यू बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। 1 रखा तो 1 आई, 2 रखा तो 4 हो गई यानी 3 बढ़ गई, 3 रखा तो सीधे 5 की बढ़ोतरी हो गई। लेकिन यहाँ पे 2 बढ़ता है, 7 से 2 9, 9 से यहाँ पे बढ़ा तो यहाँ पे भी क्या हुआ 2। तो इस वाले फलन में y की वैल्यू जो है कम दर से बढ़ रही है, यानी हर बार 2 ही बढ़ पाती है। लेकिन यहाँ पे पहले बढ़ी सीधा 3, 1 से 4 हुए 3, 4 के बाद सीधी आई 9, तो ये क्या हो गई 5 की दर से बढ़ गई। तो इस वाले में दर क्या है, ज़्यादा, और इस वाले में दर क्या है, बदलने की कम। किस चीज़ की दर है ये, y के बदलने की दर, y में चेंज होने की दर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अवकलन का यही काम है कि उसका काम है दर का पता लगाना कि किस दर से परिवर्तन हो रहा है। उसको कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखेंगे dy/dx। ये क्या बताएगा कि y में किस दर से परिवर्तन हो रहा है, x के सापेक्ष। y में परिवर्तन x के सापेक्ष किस दर से है। अगर इसको प्रैक्टिकली देखें हम, तो मान लीजिए मैं कहूँ कि सुबह के टाइम जो है टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, दोपहर आते आते टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है, शाम को आते आते वापस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो टेम्परेचर यानी तापमान जो है समय के अनुसार बदल रहा है, तो किसी के प्रति कोई चीज़ बदल रही है। तो थीटा बदल रहा है किसके सापेक्ष, समय के। तो इसके बदलने की दर निकालनी है, किस दर से बदल रहा है, तो क्या करेंगे d(θ/dt)। तो इससे क्या पता चलेगा कि तापमान जो है समय के सापेक्ष किस हिसाब से बदल रहा है। अब मैं कहूँ कि समय के हिसाब से दूरी बदल रही है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है बाइक से और वो कुछ समय में कुछ दूरी तय करता है, तो दूरी बदल रही है किसके सापेक्ष, समय के। दूरी को किससे लिखते हैं, s से, किसके सापेक्ष, समय के। तो परिवर्तन की दर निकालनी हो तो ds/dt। ये क्या बताता है कि किस दर से दूरी बदल रही है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। और इस ds/dt को ही हम कहते हैं फिजिक्स में वेग। भाई समय के हिसाब से दूरी में परिवर्तन होना ही तो वेग कहलाता है। किस वेग से आप जा रहे हैं, कि मैं तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा हूँ, यानी 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर जा रहे हैं, यानी 60 किलोमीटर का परिवर्तन आया दूरी में कितने समय में, 1 घंटे में। तो वो क्या है, ds/dt। तो ये फिजिक्स के रूप में इसको लिख दिया, वेग को ds/dt। तो अब आपको ये थोड़ा प्रैक्टिकली समझ में आ रहा होगा कि ये जो सब dy/dx और ये सब हो रहा है, ये सिर्फ किताब में नहीं है कि पता नहीं फालतू की चीज़ है, ये आपके प्रैक्टिकली यूज़ का है। तो मेन बात आपको क्या रखनी है अवकलन में, ये किसी चीज़ के परिवर्तन की दर को बताता है कि परिवर्तन किस दर से हो रहा है। अब वो तापमान में परिवर्तन समय के सापेक्ष है, वो दूरी में परिवर्तन समय के सापेक्ष है, या वो किसी फलन में y का परिवर्तन x के सापेक्ष है, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसे न जाने कितनी चीज़ें आएंगी। अब हम थोड़ा सा एक मैंने आपको लिखाया था ताकि वो उसका प्रैक्टिकली मैं 1-2 सवाल करा सकूँ, तो उसको हम देख लेते हैं दोबारा। पहला फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था
डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, इसका फॉर्मूला था n एक्स की पावर n-1। ठीक है, अब सवाल कैसा होगा? सवाल आपको दे देंगे कि मान लीजिए y है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7, इसका अवकलन कीजिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, और इसका अवकलन n क्या है यहाँ पे 7, तो 7 शुरू में आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, फिर x n-1 यानी 7-1 यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर 7 एक्स की पावर 6। ये हो गया आपका आंसर, ये आ गया आपका अवकलन करने के बाद आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन आएगा तो उसको हल कर लेंगे। तो अच्छा, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे सवाल नहीं आते फिजिक्स में, अलग तरह से आएंगे, ऐसे ही आएंगे, मतलब सोल्व इस तरह से करने हैं आपको। सवाल कुछ और होगा कि भी दूरी इतनी है, ये इतना है, इसको चेंज कीजिए, वो आपको जब डिटेल में पढ़ेंगे समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि अवकलन करना कैसे है। ठीक है, ये जो फॉर्मूले आपको लिखाए गए हैं वो करने कैसे हैं। मान लो उसने दे दिया y इज इक्वल टू log x है, इसका अवकलन करो। अब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स और log x का फॉर्मूला, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स log x। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर log x का क्या होता है 1/x। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कल, आप चेक कर सकते हैं अपनी कॉपी में, जिसने नोट किया था वो चेक कर सकता है। log x का मैंने लिखाया था 1/x। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले याद आते हैं। ऐसे यहाँ log x की जगह sin x हो सकता है, cos, tan, cot, sec, cosec x, कुछ भी हो सकता है। उसका आपको याद होगा तो वो आप वहाँ पे लिख देंगे, जिससे आप कोई न्यूमेरिकल जो आए उनको हल कर सकते हैं। तो इस तरह से सवाल दिए हुए होंगे। ठीक है, तो ये तो पहले फॉर्मूले का रहा। फिर आपको एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, डी बाई डी एक्स और x, इसका मान होता है 1। अब इसका मान 1 कैसे आता है ये देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए x का करना है, तो इसको हम दोबारा लिख देता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर कुछ नहीं है, मतलब खाली x है, तो हम मान लेते हैं 1। फॉर्मूले के हिसाब से 1 शुरू में आएगा या n शुरू में आता है, x की पावर n-1 यानी 1-1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 यानी 1 इंटू 1। तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी बाई डी एक्स एक्स बराबर 1। इस तरह से वो दूसरा फॉर्मूला निकल के आया था पहले वाले से ही, तो पहले वाले का ही रूप था, आप इस तरह से उसको निकाल सकते हैं। एक लिखाया था मैंने आपको डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट यानी नियतांक, ये मैंने आपको लिखाया था ना, सी का मतलब होता है कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं नियतांक मतलब जो नियत रहता हो, नियत मतलब जो स्थिर रहता हो यानी बदलता ना हो। अब एक चीज़ बताओ, मैं जब से ही आपसे कह रहा हूँ कि अवकलन जो है किसी चीज़ के परिवर्तन की दर को बताता है, यानी उसमें कितना परिवर्तन किस हिसाब से हुआ। अब ये तो है नियतांक का मतलब कांस्टेंट। जब ये नियतांक है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो फिर इसमें परिवर्तन की दर कैसी? मान लीजिए आपके हाथ में जो फ़ोन है और उसमें मैं पूछूं आपसे कि बताओ 1 घंटे बाद इसकी लंबाई क्या होगी, तो आप कहोगे ये कैसा सवाल है, इसकी 1 घंटे बाद भी जो लंबाई जो अब है मेरे हाथ में, वही इसकी लंबाई 1 घंटे बाद भी होगी, यानी इसकी लंबाई जो है वो स्थिर है, वो कांस्टेंट है। तो उसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, बिल्कुल शून्य, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो परिवर्तन की दर क्या होगी, शून्य। तो डी बाई डी एक्स सी, यानी कि सी माने कांस्टेंट, यानी किसी भी कांस्टेंट का अगर आप अवकलन करेंगे तो उसका मान क्या होगा, शून्य। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको कल लिखाया था। ये सिर्फ मैंने आपको याद दिलाने के लिए इस तरह से थोड़ा वापस में मैंने इनको लिया है, ताकि आप इनको समझ सकें कि कल हमने क्या पढ़ा था और वो किस तरह से यूज़ में आ रहे हैं। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ बच्चों क्लियर होगा आपको। तो इससे आगे का थोड़ा आज देखते हैं एक्स्ट्रा इसमें। तो मान लीजिए आपको कुछ दिया हुआ है, जैसे कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के साथ कोई फंक्शन दिया हुआ है, या हिंदी में बोलते हैं फलन। तो कांस्टेंट इंटू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है, इसका आपको अवकलन करना है। तो आप कैसे करेंगे, कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो कांस्टेंट का हम अवकलन नहीं करते। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। अब इसका हम अवकलन कर देंगे। तो ये तो एक तरह से लिखने का तरीका हुआ मैथ की फॉर्म में। अगर इसका रियल में क्वेश्चन अगर आए तो वो ऐसे आ सकता है, y इज इक्वल टू 5 एक्स की पावर कुछ भी मान लो 9, ये एक
ये क्या हो गया, ये क्या होता है फंक्शन, फलन। इसमें क्या है फलन x की पावर 9। और ये क्या है 5 कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। 5 तो कांस्टेंट है ना, ये तो नहीं कि कल को 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा, जब 5 है तो 5 है। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, dy/dx, 5 को रखेंगे बाहर, x की पावर 9 का करेंगे हम अवकलन। तो क्या आएगा, ये आएगा dy/dx इज इक्वल टू 5। इसको कैसे करेंगे, x की पावर 9 है यानी x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा 5 × 9 x की पावर n-1 यानी 9-1। ये पूरा मैं खोल के लिख रहा हूँ अभी, बाद में हम इसको शॉर्ट में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप सीधा लिखेंगे 9 x की पावर 8। तो 5 × 9 कितना हो गया 45 x की पावर 8। ये क्या आया इसका अवकलन। तो ये क्या हो गया सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम करेंगे। तो कांस्टेंट का आपको समझ में आ गया, कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेते हैं और बचे हुए जो फलन है, जो फंक्शन है जिसका अवकलन होना है, उसका हम अवकलन करते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा कैसे हो सकता है, मान लो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 9 sin x, इसका अवकलन करो। तो अब आप आराम से कर सकते हैं, आप कहेंगे कि इजीली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 9 d/dx और किसका sin x का। 9 हमने बाहर क्यों रखा, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट। तो क्या करेंगे 9 × sin x का, ये आपको याद होगा फॉर्मूला मैंने लिखा है 9 × cos x। अभी याद नहीं है तो आप पीछे कॉपी अपनी खोल के देख सकते हैं। तो ये क्या आ गया इसका अवकलन, ये हो गया आंसर। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि इतने बड़े बड़े फॉर्मूले हैं कि क्या करना है। बस आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, उनके हिसाब से आप उसका अवकलन कर सकते हैं। अवकलन क्यों करते हैं, अवकलन क्या है, परिवर्तन की दर है। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में पहले बता चुका हूँ कई बार, तो वो आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए। किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो पूछ लेंगे। तो एक तरीका मैंने ये बता दिया, कांस्टेंट वाले मैंने एक तरह से 2 एग्जांपल आपको दे दिए। तो इसके बाद हम एक और देख लेते हैं जिसमें कोई फंक्शन यानी फलन दिए हुए हैं जो कि जोड़ में है यानी प्लस में दिए हुए हैं, और वो उनका अवकलन कैसे होना है। ये कांस्टेंट वाला आपने देख लिया। तो मान लीजिए एक फलन ये है f(x) प्लस और एक ये है g(x). अब आपको ये कम से कम अब ये क्लियर होना चाहिए, जब मैं f(x) लिखता हूँ और g(x) लिखता हूँ, ये एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म का क्या मतलब है कि समझाने के लिए कि इनका मान कुछ भी हो सकता है। जैसे f(x) का मान हो सकता है x², g(x) का मान हो सकता है sin x। कोई फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है। f(x) का मान हो सकता है cos x और g(x) का मान x की पावर 9, कुछ भी, मतलब कुछ भी रख सकते हैं आप। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो उसका हम कैसे करेंगे अवकलन। मान लीजिए जोड़ में 2 फंक्शन दिए हुए हैं, एक का नाम मैंने दे दिया f(x) और दूसरे का दे दिया g(x). तो इनका जब अवकलन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, इसके लिए लिखते हैं इनको अलग अलग, इनका अवकलन हम कर देते हैं। इसका अवकलन क्या होगा, d/dx ऑफ f(x) प्लस d/dx ऑफ g(x). तो अगर जोड़ में दिए हुए हैं तो यहाँ पे प्लस, और हो सकता है यहाँ पे माइनस भी हो, मैं यहीं पे लिख देता हूँ माइनस का भी। अगर माइनस दिया हुआ है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा किसका, जब जोड़ने वाले फलन का दिया करना हो हमको अवकलन। तो ऐसे ही गुणा वाला होता है, ये तो जोड़ में कि अगर गुणा में दिए हुए हो तो उनका कैसे होता है, वो भी एक फॉर्मूला है। तो अब अगर हम इस वाले का एग्जांपल लेते हैं, प्लस वाले का या माइनस वाले का, किसी का भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो मान लीजिए इसका कोई एग्जांपल है, एक तरह से फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लेंगे। ये आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। जोड़ वाले का एक तो ये वाला उतारेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे ब्रैकेट में। तो इसका अगर कोई एग्जांपल लें तो एग्जांपल मान लीजिए है y इज इक्वल टू दिया हुआ है x की पावर 3 प्लस 3 sin x। अब इसका अवकलन कीजिए। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, इसका सिंपल है dy/dx, जोड़ में दिए हुए हैं तो दोनों का अलग अलग अवकलन होगा। d/dx ऑफ x की क्यूब प्लस 3 आपको पता है कांस्टेंट है तो बाहर रखेंगे, किसका अवकलन होगा sin x का। तो अब देख लेते हैं, ये हो गया dy/dx, ये हो जाए, ये x की क्यूब है, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। अब आप समझ गए ना x का स्क्वायर कैसे आया, 3 - 1, n-1 वाला फॉर्मूला, x की पावर n वाला, वो हमने यहाँ लगा दिया, प्लस 3 sin x का cos x। ये क्या हो गया आपका अवकलन, ख़त्म। इतना सिंपल है। तो ये इतने सिंपल सवाल हैं इसके कि आप इजीली कर सकते हैं अगर आप इसको ठीक से समझ लें तो। कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़े से फॉर्मूले हैं और उनको यूज़ करना आपको आना चाहिए। इसके बाद अगर
एक और एग्जांपल हम देखना चाहें तो ये आप ना जब नोट करना हो तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रुकूंगा यहाँ पे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप वीडियो को स्टॉप करेंगे, नोट करेंगे एग्जांपल, फिर आप आगे का देखेंगे। तो मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये क्या होगा, मान लीजिए ये है, उन्होंने दिया हुआ कि कुछ भी मान लो 5x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2 log x। मान लो ये इतना लंबा दे दिया उन्होंने। तो अब आप ये सोच रहे होंगे इसका कैसे होगा। बस उसमें 2 फलन थे, इसमें 3 है, उसमें प्लस प्लस था, इसमें प्लस और माइनस दोनों है। तो क्या हो गया, प्लस माइनस अपनी जगह रहने दो, सबका अलग अलग अवकलन कर दो। कैसे होगा, dy/dx, ये 5 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, d/dx x की पावर 4 प्लस 3 d/dx x का स्क्वायर माइनस 2 d/dx log x। क्योंकि 5 है, 3 है और ये जो 2 है ये क्या है, कांस्टेंट, तो इनका अवकलन नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 x की पावर 3 प्लस 3 × 2 x की पावर 1। ये कहाँ से आ रहा है, 3, ये आ रहा है n-1, यानी 4 - 1 क्या हुआ, 3, फॉर्मूले से जो मैं पहले करा चुका हूँ। -2 log x का 1/x। तो ये कितना हो गया, 5 × 4 20x³ प्लस 3 × 2 6x माइनस 2/x। ख़त्म हो गया आपका आंसर, यहीं पे ख़त्म होता है सवाल। तो ये इतने सिंपल हैं कि आप इजीली कर सकते हैं अगर आप इसको ठीक से समझ लें। तो आज हमने क्या सीखा, एक तो थोड़ा सा रिवीजन हुआ पिछला, कुछ जो फॉर्मूले लिखाए थे वो मैंने आपको समझाया कि उनका कुछ सवाल अगर आएंगे तो किस तरह से आएंगे, आपको किस तरह से उनको फॉर्मूले को अप्लाई करना है उसके अंदर, वो आपने सीखा है। कांस्टेंट वाले के ऊपर आपने सवाल सीखे हैं। प्लस वाले जो फलन होंगे उसको आपने सीखा है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, ये लेटेस्ट वाला भी, ये भी उसी का ही एग्जांपल है कि अगर प्लस में दिए हुए हैं तो कैसे करेंगे। अब इससे अगला जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे अगर गुणा में दिए हुए हैं तो कैसे करेंगे। और प्लस और माइनस तो हो गए, तो गुणा वाले और भाग वाले जो फलन होंगे उनके अवकलन कैसे करने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है जो इस वीडियो में आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। इसको जो नोट करने का तरीका है वो मैंने बता दिया। वीडियो पॉज करेंगे, उसको नोट करेंगे, फिर वीडियो को प्ले करेंगे, उसके बाद फिर आगे जहाँ नोट करना है वहाँ पॉज करेंगे, फिर प्ले कर लेंगे। फिर भी अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत आती है तो वो किसी तरह से स्कूल में आके पूछ सकते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, अगर संभव है वहाँ पे बता दिया जाएगा। नहीं तो आप स्कूल में आके भी पूछ सकते हैं। लेकिन जब भी स्कूल में आएंगे आप फ़ोन करके आएंगे कि सर मैं क्या इस टाइम आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, जो भी है। तो आज ये फिजिक्स में आपका बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या, कैलकुलस चल रही है जो आपके काम आने वाली है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और ये अलजेब्रा वगैरह अभी तक आप पढ़ी है आपने 10th में, ये आपने नहीं पढ़ी थी, इसलिए इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाना पड़ रहा है। 11th में जिन बच्चों के पास मैथ है उनको तो ये पढ़नी है ही, वैसे भी उनकी तो अलग पूरी मैथ की बुक है एक, कैलकुलस। तो जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जिनके पास बायो है, उनका तो कभी ज़िंदगी में भी सामना नहीं होना था कैलकुलस से। लेकिन फिजिक्स के अंदर जितनी यूज़ होती है उतनी मैं आपको सिखा रहा हूँ और इतनी आपको आनी भी चाहिए। फिर भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इससे आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये पार्ट 4 है, यहीं ख़त्म होता है। अगली पार्ट 5 आएगी। जब तक इसके पार्ट बनेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद जब चैप्टर 1 चलेगा तो फिर उसके पार्ट बनेंगे जैसे जैसे वो ख़त्म होगा। तो फिलहाल अभी बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट 4 ख़त्म होता है इस वीडियो में। पार्ट 5 में इसमें आगे मैंने बता दिया अब हम क्या पढ़ेंगे, गुणा वाले और भाग वाले अवकलन। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट करते रहेंगे फॉर्मूले और उसके ऊपर जो एग्जाम्पल लिखाए गए हैं वो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।